नमस्कार। अन अकेडमी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल यानी कि समान नागरिक संहिता को, यहां पर हम समझेंगे आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसको लेकर के हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में इंप्लीमेंट करने के पक्ष में और विपक्ष में लेकर के क्या बातें कही जाती हैं और वे फॉरवर्ड यानी कि आगे का राह क्या है, सभी मुद्दों पर डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। जैसा कि मैंने कहा कि आया कि उत्तराखंड क्या बन गया है, भारत का पहला स्टेट, यानी कि आजादी के बाद आप देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल यानी कि समान नागरिक संहिता को इंप्लीमेंट किया है। इस फैक्ट को आपको सबसे ध्यान में रखना है। उत्तराखंड वो पहला राज्य सरकार है जिसने पूरे उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोगों के, सभी नागरिकों के यूनिफॉर्म सिविल को इंप्लीमेंट किया है। इसके अलावा अगर हम टाइमलाइन की बात करें, इस तरीके से उत्तराखंड ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल को लागू करने का प्रयास किया, किस तरह से किया, थोड़ा सा आप इस टाइमलाइन को याद रखिएगा। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से मई 2022 में उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, गठन किया गया था। इसको काम सौंपा गया था कि क्या उत्तराखंड में यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू किया जा सकता है। इस पर एक रिपोर्ट देने के लिए इस समिति को कहा गया था। इस समिति ने जो है 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में फिर जो भी इसी का स्वरूप होगा इसको लेकर जो राय देना था, इस राय को विशेषज्ञ समिति ने दिया। आपको ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उसके आधार पर 8 फरवरी 2024 को जो राज्य विधानसभा है वहां पर एक अधिनियम को क्या किया गया, पास किया गया, जो कि उत्तराखंड में यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के था। आगे चल करके आपको देखना, याद रखना है कि मार्च के महीने 2024 में जो भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी थी। आपको ध्यान में रखना है जो समान नागरिक संहिता है या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉ है, वो जो है संवर्ती सूची में आते हैं। और संवर्ती सूची के बारे में आपको पता है कि उस राज्य सरकारें भी और जो केंद्र की सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र के द्वारा उस विषय पर कानून बनाया गया है तब राज्य का कानून तभी लागू होगा जब उसे किसकी मंजूरी मिल जाएगी, प्रेसिडेंट की। याद रखिएगा, इसीलिए तो अधिनियम यहां पर वहां की विधानसभा ने पास किया था, तो आप देखोगे राष्ट्रपति के पास अनुमोदित करने के लिए भेजा गया, उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया और उनके द्वारा मंजूरी देने के बाद ही आप देखोगे इस पूरे के पूरे अधिनियम एक्ट को क्या किया गया, वहां पर लागू किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्सनल लॉ हैं कहां पर आते हैं, तो संवर्ती सूची में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और इसीलिए यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुमोदन मिलने के बाद ही इसे जो है राज्य में लागू किया गया। तो फाइनली आप देखोगे कि जो नियमावली है यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा इसको लेकर के जो कानून पारित किया गया था उसके आधार पर नियमावली बनाई गई, नियम बनाए गए और फाइनली 27 जनवरी 2025 को जो है पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। तो थोड़ा सा ये टाइमलाइन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि समान नागरिक संहिता की। तो हमें समझना होगा कि आखिर ये समान नागरिक संहिता का कंसेप्ट क्या है, इसको लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पर्सनल लॉ है, हमारे जो पर्सनल लॉ यानी कि जो व्यक्तिगत कानून है, उसमें भी आप देखोगे
एक समान संहिता का होना, यूनिफॉर्म कोड का होना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो क्रिमिनल कोड है, यानी कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो अगर जो सिद्धि हो जाती है, वो प्रूफ हो जाता है, तो आपको जो सजा मिलती है उस अपराध के लिए, तो लगभग आप देखोगे वो सभी के लिए क्या है, बराबर है। क्रिमिनल कोड क्या है, सभी के लिए बराबर है। लेकिन अगर हम कुछ पर्सनल लॉ की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं विरासत की, है ना, अगर मैं बात करता हूं विवाह के मामले में, अगर हम बात करते हैं तलाक की, अगर हम बात करते हैं वो गोद लेने को लेकर के तो हमारे देश में कानून है की, तो आप देखोगे इन जो पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में वास करते हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप देखोगे कि चाहे वो विवाह का मामला हो, चाहे वो विरासत का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, बच्चे के गोद लेने के नियम हो, उसमें आप देखोगे यूनिफॉर्मिटी जो है दिखाई नहीं। यहां पर आप देखोगे जो आइडिया बिहाइंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है, तो हमारे पर्सनल लॉ है, यानी कि जो हमारे व्यक्तिगत कानून है, वहां पर भी जो नियम है, कानून है, वो क्या होने चाहिए, सभी के लिए एक समान होने चाहिए। याद रखना है आपको, किसी का जो आइडिया है वो क्या है कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ पर्सनल लॉ फॉर ऑल पीपुल ऑफ ऑल, ठीक है, सभी धर्मों के लोगों के लिए जो व्यक्तिगत कानून है वो भी एक समान होने चाहिए। ये आइडिया है किसके पीछे, रिफॉर्म सिविल के पीछे। और मैंने क्या कहा, अभी भारत में आप देखोगे कि कुछ मामले ऐसे हैं, मैंने बोला व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ, और मैं बोल रहा हूं पर्सनल लॉ का मतलब क्या है कि अगर विरासत से जुड़े हुए जो कानून है, विवाह से जुड़े हुए जो कानून है, तलाक से जुड़े हुए जो कानून है ना, चारा भत्ता से जुड़े हुए जो कानून है, बच्चों के गोद लेने का जो कानून है, कहीं ना कहीं आप देखोगे धर्मों के आधार पर हमारे भारत में अभी अलग अलग है, और वहां पर सभी के लिए यूनिफॉर्म कोड लागू कर। आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि क्या इसको लेकर के हमारे संविधान में कोई प्रावधान है। तो आप सभी जानते हैं हमारे संविधान का भाग 4, और संविधान के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं किसको, डीपीएसपी को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें अगर आप देखोगे आर्टिकल 40 क्या देखेगा, अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 को जो हम देखते हैं, यहां पर यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बातें कही। आप अगर अनुच्छेद 44 को पढ़ोगे तो यहां पर क्या कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है, यानी कि राज्य को क्या करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता क्या हो, लागू हो। यानी कि आप देखोगे जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुच्छेद 40 हमारे देश के लोगों के लिए जो है पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म कोड की बात करता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि आप कानून की अदालतों के द्वारा जो है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो जो है आपको कहां देखने को मिलता है, भारत के संविधान के भाग 4 में, यानी कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आपको आर्टिकल 44 याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका प्री हो चाहे मेंस हो, वहां पर आप देखोगे इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन सभी मुख्य बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको क्यों डीपीएसपी में रखा गया, फंडामेंटल राइट में क्यों रखा गया, क्या ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में हमें राइट टू रिलीजन का अधिकार मिला हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार मिला हुआ है। यहां पर जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है, उसे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्यों रखा गया। तो इस बात को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा संविधान सभा यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बहस को हमें देखना होगा कि आखिर संविधान सभा ने यूसीसी के मामले में क्या यहां पर निर्णय लिया। जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं
यूसीसी क्या देश में लागू होना चाहिए? क्या सभी धर्मों के लोगों के लिए, देश के सभी लोगों के जो पर्सनल लॉ हैं, यानी कि जो विवाह के कानून है, तलाक के कानून, वो एक समान होने चाहिए? इसको लेकर के आप देखोगे संविधान सभा में भी बहस उठी और संविधान सभा में आप देखोगे मिक्स रिएक्शन जो है देखने। क्या हमारा जब संविधान लागू हो तभी जो सारे के सारे जो पर्सनल लॉ हैं सभी के लिए एक समान बनाए जाएं, या फिर हमें कुछ वेट करना चाहिए और कंसेंसस बनाने का प्रयास करना चाहिए कि देश के लोग आखिर किसी को लेकर के क्या सोचते हैं? तो आप देखोगे कि संविधान सभा की बैठकों में भी इसको लेकर के मिक्स रिएक्शन मिले। कुछ जो मेंबर्स थे वो इस पक्ष में थे, जो यूसीसी है यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको संविधान के लागू होने के साथ ही हमें लागू करना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल राइट में इसको डाल दीजिए। और फंडामेंटल राइट में डालने के कारण क्या होगा कि जो पर्सनल लॉ हैं वो भी क्या होंगे, तो सुरक्षा भी मिलेगी और वो समान रूप से क्या होंगे, लागू होंगे। लेकिन कुछ सदस्य इस बात को लेकर खड़े हुए थे, अभी वो समय नहीं आया है जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल लागू करें, और इसलिए उनका ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल डाला जाए पार्ट 4 यानी कि एसपी में। यहां पर आप देखोगे चर्चा इसी बात की थी, क्या जो यूसीसी है उसको फंडामेंटल राइट में डाला जाए या फिर डीपीएसपी में डाला जाए। तो आप देखोगे कि जो मौलिक अधिकारों पर उप समिति हमारे संविधान सभा की, यानी कि सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, वहां पर इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि आखिर यूसीसी को फंडामेंटल राइट में रखा जाए या फिर डीपीएसपी में रखा जाए। और अंत में आप देखोगे वोटिंग के माध्यम से फैसला लिया गया, और अंत में यह फैसला लिया गया कि जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर के काफी मिक्स रिएक्शन थे। कुछ लोग इसे शुरुआत से ही लागू करना चाहते थे, फंडामेंटल राइट में डालना चाहते थे, और कुछ लोग जो है इस बात के पक्ष में थे अभी लागू ना किया जाए, बल्कि कंसेंसस एक आम राय बनाने के बाद हम क्या करें, तो लागू करें। और आप देखोगे कि अंत में ये फैसला किया, यानी कि संविधान सभा ने यह फैसला किया कि किसी है वो कहां पर जाएगा, डीपीएसपी में जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे जो सदस्य थे संविधान सभा के वो इसके विपक्ष में थे और कुछ लोग इसके क्या थे, पक्ष में थे। जैसे आप देखोगे कुछ लोगों का ये कहना था कि जो यूसीसी है वो क्या है, भारत का जो डाइवर्स कल्चर है उसको साथ छेड़छाड़ करेगा। अगर हम सभी धर्मों के लिए एक जैसे पर्सनल लॉ बनाएंगे, यानी कि विवाह के कानून, तलाक के कानून सभी के लिए क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो हो सकता है जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग जो विविधताएं हैं उसको हम क्या करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि ये क्या करेगा, हमारा जो डाइवर्स कल्चर है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए जो है इसे अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो यूसीसी यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसके विपरीत, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम क्या होगी, रिलीजियस फ्रीडम का क्या होगा, हमें अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, लोग अपने तरीके से क्या कर सकते, फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इसी के माध्यम से सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं वो सभी धर्मों के लिए क्या करेंगे, एक समान बना देंगे। यहां पर कुछ सदस्यों का यह कहना था कि ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। तो एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 25 के तहत क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सीसी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पर्सनल लॉ जिसमें विवाह है, तलाक है, मामलों में आप इंटरफेयर कर रहे हैं और वहां पर एक समान कोडिंग, एक समान कानून बना बात कर रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग। यहां पर आप देखोगे कि कई तरह के मिक्स बातें जो है सामने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी.आर. अंबेडकर जी का जो है इसको लेकर क्या मानना था। यहां पर आप देखोगे कि यूसीसी के साथ क्या करना चाहिए, यानी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के लागू होने के साथ ही हम क्या करें, लागू करें, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमें वेट करना चाहिए, इसको लेकर
सबसे जो क्लियर राय थी, इसके पास थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के। आप देखोगे अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा ये डिजायरेबल है, मतलब ये जरूरी है। व्यक्तिगत कानूनों में, पर्सनल लॉ में भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये समय की मांग है, ये जरूरी है, डिजायरेबल है। लेकिन हमारे देश में अभी ये समय नहीं आया है जब हम क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट। यानी कि का ये साफ साफ मानना था, यहां पर जो है इनिशियल स्टेजेस, अभी देश आजाद हुआ है, अपनी एकता और अखंडता को क्या करना है, मजबूत बनाना है। और इसलिए अगर हम इस क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिले जो पर्सनल लॉ में फॉर्म सिविल का विरोध करेंगे। और इसीलिए उनका यह मानना था कि जो इनिशियल स्टेज है, फ्रीडम के बाद का जो स्टेज है, उसमें जो है इसको इम्प्लीमेंट से बचना चाहिए। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में नॉलेज बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर पर होगा, वाद विवाद शुरू हो, तब जाकर के आप देखोगे कंसेंसस बना करके क्या करना चाहिए, रिफॉर्म सिविल को इस देश में लागू करना चाहिए। तो आप देखोगे सीधे सीधे यहां पर बी आर अंबेडकर जी जो साफ साफ कहना था, हाउ एवर इट इज डिजायरेबल हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है जब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हुआ। आप देखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक वेलफेयर स्टेट का डेफिनेशन बताता है, एक वेलफेयर स्टेट को क्या करना चाहिए, वहां पर आप देखोगे एक डायरेक्टिव के तौर पर यूसीसी को शामिल किया गया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने पर और नहीं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर हम देख रहे हैं जो संविधान सभा में भी तो लेकर के काफी सारी बहसें हुई, कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, और फाइनली यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट बनाया गया। अगर हम बाद के दिनों की बात करें, इस पर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है, क्या पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। और सबसे लेटेस्ट अगर रिपोर्ट हम अगर देखें तो आप देखोगे जो 21st लॉ कमीशन है, उसने जो है आप देखोगे 2018 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत यूसीसी को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और इसमें आप देखोगे कि जो लॉ कमीशन है उसने भी ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस जंक्शन, यानी कि इस समय जो है आप देखोगे यह ना तो आवश्यक है और ना ही क्या है, वांछनीय। मतलब हमारे देश में अभी जो नागरिक है, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, उनके बीच में कंसेंसस नहीं है, एक समान राय नहीं है इसको लेकर, रिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो आप देखोगे विधि आयोग ने क्या कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय ना तो क्या है, आवश्यक है, और ना ही क्या है, वांछनीय, नाइदर नेसेसरी और डिजायरेबल एट दिस जंक्शन। तो आप देखोगे कि कुछ स्टेट क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल को अपने स्टेट में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड ने सबसे पहला राज्य बना है जिसने क्या किया है, अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल लागू किया है। लेकिन इसको लेकर के आप देखोगे काफी ज्यादा चर्चाएं जो हैं रहती हैं, और यहां पर मैंने आपको लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको ही बता दिया। अच्छा, इसी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा कि हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सनल लॉ है उसको जेंडर इक्वल बनाने का काम कर सकते हैं। यानी कि वहां पर जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर करने का काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विवाह का करने का जो गांव का एज होता है, कम से कम उस एज में हम क्या कर दें, यूनिफॉर्म दें। तो धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हैं, जो पर्सनल लॉ है उसमें उसको यूनिफॉर्म बनाने का प्रयास किया जा सकता है। पूरी तरीके से आप यूसीसी को देश में लागू नहीं किया, बल्कि इस आधार पर उसको आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों को वहां से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि पर्सनल लॉ में क्या आता है, विवाह के कानून, और आप देखोगे विवाह के लिए महिलाओं का एक एज हम फिक्स कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि सभी धर्मों में इस एज के बाद ही किसी का क्या होगा, विवाह होगा।
यहीं से क्या कीजिए, आप धीरे धीरे इस तरह की चीजें बात कीजिए, क्योंकि आगे चल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से क्या करेगा, लागू करेगा। तो जो विधि आयोग का कहना था, इसको भी आपको, अब जैसा कि मैंने की शुरुआत से ही आप देखोगे, मैंने आपको संविधान सभा की बहस के बारे में भी बताया, उसी समय से कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके क्या पक्ष में हैं। यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं आखिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में क्या आर्गुमेंट और उसके विपक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना कि आखिर जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे देश में लागू करना चाहते हैं वो किस तरह के आर्गुमेंट इसके फेवर। तो आप देखोगे यहां पर क्या है, पहला जो आर्गुमेंट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल एंश्योर इक्वल राइट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। क्या कहा जा रहा है कि जो समान नागरिक संहिता है वो सभी नागरिकों के लिए क्या करेगा, समान अधिकार, इक्वल राइट और समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा, कि इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। यही तो हमारे संविधान का लक्ष्य भी है, समानता का अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, तो हमारे कई ऐसे लॉ हैं जहां पर कानून जो है एक समान नहीं। कहीं पर महिलाओं के विवाह करने का एज 18 ईयर, कहीं पर क्या है ईयर। तो ये क्या करता है कि एक ही संविधान है, लेकिन आप देखोगे पर्सनल लॉ में एज क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग है। यहां पर ये कह रहा है कि अगर हम इसको लागू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल, तो आपको देखोगे क्या होगा कि हम सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान व्यवहार निश्चित कर सकेंगे। पहला फेवर में आर्गुमेंट। दूसरा क्या है, लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी। तो हम जब बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी, तो आप देखोगे कि पर्सनल लॉ है, संपत्ति का अधिकार है मान लीजिए, तो वहां पर कई सारे धर्मों में अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। तो अगर हमें क्या करना है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को मान लीजिए प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देना है, यहां पर आप देखोगे कि हम इस तरह के काम कर सकते हैं। कैसे, यूसीसी को इंप्लीमेंट करें। तो अगर यूसीसी हमारे देश में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होता है सभी धर्मों के नागरिकों के लिए इक्वल पर्सनल लॉ, यहां पर आप देखोगे कि हम इन जो प्रथाएं हैं या फिर जो नियम है उनको हम क्या बना सकते हैं, और जेंडर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेवर में बात कही जाती है, इसके पक्ष में बात कही जाती है। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो यूसीसी के माध्यम से कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट को भी आप क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो महिलाओं को अगर समान अधिकार मिलेंगे तो ऑब्वियसली महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का अधिकार आएगा, कि शादी करने का जो एज है वो आप एक समान बनाएंगे। तो कम उम्र में शादी होने के कारण जो समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं वो उनको कम झेलना पड़ेगा। और आप देखोगे कि क्या करेंगे, एक वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी काफी हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, और मोर जेंडर इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। यहां पर आप देखोगे तीसरा जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया जाता है वो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट पर क्या करना, बढ़ावा। यहां पर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्या है, सिंप्लिफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम। आप देखोगे कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए, तलाक का मामला आया, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल केसेस हैं वो भी हम क्या कर पाएंगे, इससे खत्म कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए तलाक के मामले में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आना क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लिफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम यानी कि कानूनी प्रणाली को हम क्या बना सकते हैं, और सरल, जो कि अभी क्या है, काफी पेचीदा है पर्सनल लॉ को लेकर, है ना। तो हम पर्सनल लॉ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कर रहे हैं, देश में लागू कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि जो देश के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा।
तो क्या करेगा, बढ़ावा देगा। याद रखिएगा कि जो फेवरेबल अगर हम आर्गुमेंट की बात करें तो भी कहा जाता है कि अगर एक समान कानून के हमारे पर्सनल लॉ में क्या होगा, इट विल प्रमोट आवर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। ये क्या करेगा, हमारी राष्ट्रीय एकता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। एंड लास्ट पॉइंट ये क्या है कि कई सारे ऐसे रीति रिवाज हमारे देश में आज भी हैं जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अगर हमें रिफॉर्म करना है, ये क्या कर सकता है, इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मोर मॉडर्न सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूजीसी लागू करने से क्या कर पाएंगे, सोशल रिफॉर्म्स कर पाएंगे, एक मॉडर्नाइज सोसाइटी का हम क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। क्या बोला गया, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार। तो फेवर में आप देखोगे काफी स्ट्रांग जो है पॉइंट यहां पर उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो चाहते हैं कि पूरे देश में सभी धर्म के लोग एक समान पर्सनल लॉ होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। तो इसके अगेंस्ट में भी काफी स्ट्रांग आर्गुमेंट, और एज ए स्टूडेंट में क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे उसी सी पर टिप्पणी करने के लिए चाहे उसका विश्लेषण करने आपसे कहा जा सकता है, जहां पर आपको इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट है चर्चा करनी। तो आप देखोगे अगर हम आर्गुमेंट अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल देखें, क्या कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट इंडियाज डाइवर्स इज। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि अगर आप यूनिटी को इंप्लीमेंट करेंगे तो एक समान कानून होगा, देश की यूनिटी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। लेकिन आप देखोगे कि भारत जाना जाता है अपनी विविधता के लिए, है ना। तो हमारे पास हमारा जो डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स कल्चर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जाने जाते हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप सीसी लागू करते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हो, तो हम इस डाइवर्सिटी को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि भारत की विविधता की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न किया जाए। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इस अगेंस्ट में जो है किस तरह के आर्गुमेंट, क्या कहा जा रहा है, ये जो है रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट में होगा। कि मैंने कहा जो आर्टिकल 25 है वो आपको क्या देता है, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जबकि हम, और उसमें क्या कहा गया कि आप अपने धर्म को अपने अनुसार, धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे एक तरफ तो आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हो, और जबकि इधर आप क्या कर रहे हो कि यूसी लगा करके जो पर्सनल चीजें हैं उसमें आप एक तरह के एक समान कानून लागू करने की बात कर रहे हो। यहां पर यह कहा जाता है कि ये क्या करेगा, जो रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार हमें दिया गया है 625 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत, उसके अगेंस्ट में ये। इसके अलावा जो थर्ड आर्गुमेंट यहां पर इसके अगेंस्ट में दिया जाता है वो क्या है, माइनॉरिटी राइट को लेकर। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम जो यूसीसी लागू करते हैं तो संभावना बढ़ जाएगी जो माइनॉरिटी को मिलने वाले जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हम क्या करेंगे, हनन करेंगे। यहां पर कहा जा रहा है प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटी, ये एक संवैधानिक दायित्व है। लेकिन अगर हम यूसीसी लागू करते हैं और खास करके बिना कंसेंसस बनाए, बिना जो है जो माइनॉरिटी समुदाय हैं उनके साथ बातचीत किए बिना, वो कंसेंसस बनाए बिना अगर हम क्या करेंगे, इस तरह की चीजों को लागू करेंगे, तो ये लगेगा कि हमारे देश में माइनॉरिटी के जो राइट है उनको छीना जा रहा है। तो इस तरह की भावना भी हमारे देश के लिए सही नहीं। कहा गया कि हम माइनॉरिटी राइट यहाँ पर खतरे में है, इसलिए हमें जो है लागू नहीं करना चाहिए, है ना। एक प्रैक्टिकल बात कही जाती है इसको लेकर, इसका इंप्लीमेंट, है ना। देखिए, अभी हमने देखा कि एक राज्य ने क्या किया, इसको लागू किया, लेकिन हमारे देश में एक ही राज्य तो नहीं, कई राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं इसको लेकर का मत अलग है। वो नहीं चाहती हैं कि उनके राज्य में लागू हो,
तो कुछ राज्य इसको लागू करेंगे, कुछ राज्य इसको लागू नहीं करेंगे। तो आप देखोगे तो ऐसे भी ये यूनिफॉर्म पूरे देश में नहीं रहा। पर्सनल लॉ, हम ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ पूरे देश में क्या होना चाहिए, पूरे देश में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस तरह की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर राज्य दर राज्य अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर भी आप देखोगे कानूनों में कुछ डिफरेंस आपको देख कहा जा रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है काफी क्या है, पेचीदा हो जाएगा, पॉसिबल। तो इम्प्लीमेंटेशन संबंधी क्या है प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि ये जो है हमारा जो फेडरलिज्म है यानी कि संघवाद है उसको भी क्या करेगा, कमजोर करेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पर्सनल लॉ हैं, विवाह, तलाक, संपत्ति कानून, ये आप देखोगे कॉन्करेंट लिस्ट यहां पर है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि केंद्र की सरकार भी इसको लेकर के कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली आप जानते हो अगर किसी कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर केंद्र का कानून है, सेंट्रल लॉ है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए सेंटर के द्वारा पूरे देश में पर्सनल लॉ में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया जाएगा और बहुत सारे स्टेट इसके लिए राजी नहीं, तो फिर क्या होगा, जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो भी यहां पर क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। क्योंकि कुछ राज्य इसके फेवर में हैं और कुछ राज्य इसके फेवर में। तो जब तक आप कंसेंसस नहीं बना लेते तब तक इसको क्या होगा, फेडरलिज्म को हमारा खतरा हो सकता है। ये बोला गया कि जो फेडरल वैल्यूज हैं उसके भी क्या है, अगेंस्ट में जा रहा है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में क्या बातें कही जा रही हैं और इनके फेवर में क्या बातें कही जा रही हैं। मैंने सभी को एक एक करके समझाने का काम किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ एस्पिरेंट हमें क्या करना है, इन दोनों बातों को रखना है। अब आगे की राह क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफी ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चाएं होती रहती। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। और देखोगे आप इसको लेकर के जो है कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूसिव फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है, समावेशी संघवाद। मतलब कि मान लीजिए अगर केंद्र की सरकार पूरे देश में चाहती है क्या करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, तो उसको सभी राज्यों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना होगा। सभी राज्य सरकारों की राय को ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ आप देखो जो रिलीजियस लीडर होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, देश लीडर, इसके साथ साथ जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ भी आपको क्या करना होगा, बातचीत, ताकि इस पर एक समाज में कंसेंसस बन सके। हमें जो है पर्सनल लॉ में अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो किस तरह की होनी, बिना इसको बनाए अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं रूप में लागू होगा, खतरनाक हो सकता है हमारे देश और अखंडता। कहा जा रहा है कि इसके आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, उसी फेडरलिज्म को बढ़ाना, बातचीत को बढ़ाना। इसको लेकर के आप देखोगे कि अवेयरनेस बिल्डिंग हमें करनी पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे हो सकते हैं उसको जनता को बताना होगा, क्योंकि धार्मिक मामला है, थोड़ा सा यहां पर दिक्कतें आती हैं। तो जब तक आप देखोगे अलग अलग धर्म के लोग इसको लेकर के बातचीत नहीं करें, सरकार इसके फायदों को गिनाएगी नहीं, तब तक आप देखोगे इसको देश में लाना जो है काफी मुश्किल। क्या कर सकते हैं लोग, अवेयरनेस बिल्डिंग, तब हम के फायदों को क्या कर सकते हैं, तक पहुंचा सकते हैं। जागरूकता पैदा करने का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल, प्रयास कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेज वाइज। जैसे लॉ कमीशन ने फर्स्ट लॉ कमीशन, आप यूपी को अभी आप लागू नहीं कीजिए, लेकिन आप कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं पर्सनल लॉ में। जैसे मैंने कहा कि सभी धर्मों में शादियों को लेकर के महिलाओं का एक समान एज आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सभी को इसका पालन करना होगा। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, चरणबद्ध तरीके से इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोगों को इसका फायदा ही पता चलेगा। और हो सकता है कि एक समय ऐसा है हमारे देश में जब लोग का विरोध करना छोड़ दें, जब इसके फायदों को वो देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, फेज्ड वाइज क्या कर सकते हैं,
क्या। ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने कोशिश की है कि जो यूनिफॉर्म सिविल का मुद्दा है उसको कम समय में लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने। आपको याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। जो हमारे देश में पर्सनल लॉ हैं उनमें भी एक समान कानून, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसको ध्यान में रखिएगा, डीपीएसपी का आर्टिकल 4। इसके अलावा संविधान सभा की बहस को मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा इसके पक्ष विपक्ष और आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है वो मैंने आपको क्लियर किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह सत्र पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको आज का यह सेशन अच्छा लगे जरूर आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और